हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 67वीं बीपीएससी के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसका नया डेट आ गया है, जो सितंबर माह में होने जा रहा है। ये री एग्ज़ाम होगा। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी वो कैंसिल हो चुका है, आप सभी को पता है। तो जिसके लिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसके लिए हम आपको बता दें कि बिहार स्पेशल काफ़ी हेल्पफुल होता है बीपीएससी की एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल आया था उसे हम इससे पहले आप लोगों को अपलोड कर दिए थे वीडियो को, जो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। साथ में जैसे कि आपको प्रतियोगिता दर्पण का बिहार स्पेशल था उसे भी हम अपलोड किए थे। और आज हम करेंगे परीक्षा मंथन का बिहार स्पेशल, जो कि आपका ये नया अप टू डेट के साथ है, यानी 15 जुलाई 2022 तक का जो भी इसमें 2022 तक का जो भी इसमें करंट होगा बिहार से संबंधित सभी को इसमें हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर वीडियो होगा और मास्टर वीडियो जो होगा इसमें हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ये वीडियो समाप्त हो जाएगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कहीं भी एक दो वर्ड हमसे गलतियां हो, जो वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी मिस्टेक ना करें, बट क्या कीजिएगा, हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर कर देंगे और उसके लिए पहले ही हम आप लोगों से सॉरी चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं सारे टॉपिक को इसमें हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले है आपका बिहार में जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना ये जो है 1 जून 2022 को बिहार सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना होगी। ये 1 जून 2022 को बिहार सरकार द्वारा सर्वदलीय एक बैठक हुआ था जिसमें सभी लोगों की सहमति हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि बिहार में सभी धर्म की जातियों और उपजातियों की गणना होगी। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित ना रहे। तो चलिए जनगणना से संबंधित एक बात हम जानें। सबसे पहले देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में भारत हमारा आज़ाद हुआ था। उससे पहले 1931 के बाद यानी कि 1941 में, कब 1941 में जातीय आधारित जनगणना हुई थी। लेकिन क्या हुआ था, ये जो है सार्वजनिक नहीं हो पाया था। सार्वजनिक नहीं होने के कारण ये आपका उतना सामने नहीं आया। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, भारत के आज़ाद होने के बाद 1951 में आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है। और सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 में अंग्रेज़ों के समय हुआ था, जिस समय किनका कार्यकाल चल रहा था, लॉर्ड बेयो का कार्यकाल था। और अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना जो 10 साल पे नियमित हो गया वो हुआ था 1881 में रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जनगणना से संबंधित था। आगे देखिए, घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान। घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान है। किसमें? घरेलू हिंसा में। घरेलू हिंसा कहे तो जिसमें कि स्त्रियां की मारपीट होती है, मतलब दहेज के खिलाफ उसे जला दिया जाता है, ये सभी जो है लड़कियों पे बहुत सारा बलात्कार, मतलब ये सब संबंधित जो भी होते हैं वो घरेलू हिंसा से संबंधित है। देखिए इसमें दिया है कि मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है। और इनके द्वारा सर्वेक्षण 5 से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। सर्वेक्षण 5 से संबंधित मनसुख मंडाविया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पे है। दैट मीन्स कि बिहार जो है वो पहले स्थान पे है और बिहार सेकेंड स्थान पे है घरेलू हिंसा के मामले में। जबकि लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। कितना है? 2.1% लक्षद्वीप में है सबसे कम घरेलू हिंसा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/3 महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा
31.2% से घटाकर 29.3% हो गई है। तो ये रिपोर्ट जो है भारत के अनुसार लगभग एक तिहाई महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2% से घटाकर 29.3% हो गई है। और महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा ग्रामीण क्षेत्रों में 32% और शहरी क्षेत्रों में 24% है। यानी महिलाओं के साथ जो शारीरिक हिंसा होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 32% है और शहरी क्षेत्र में 24% है। ठीक है, तो ग्रामीण में 32% और शहरी में 24%। और इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 32% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक, यौन एवं भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जिसमें बिहार घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है और पहला स्थान कर्नाटक का है और सबसे कम कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। चलिए, बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। चलिए, इसे पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। पेपरलेस सरकार। पेपरलेस सरकार, दुनिया में पहली सरकार कौन सी बन गई है? तो यूएई। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बन गई है यूएई। अगर देश में पूछा जाए, यानी भारत देश की पहली पेपरलेस ई विधानसभा, वो कौन बना है? नागालैंड। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन है? नागालैंड है। और इसके बाद देखिए, बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। तो मई 2022 में बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति हरि नारायण सिंह ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद कहा कि ई विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में भी लागू किया जाएगा। तो बिहार में ई विधान लागू किया जाएगा। ये जो है बिहार विधान की लोक उपक्रम समिति के सभापति जो हैं हरि नारायण सिंह ने ये शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद उन्होंने यह घोषणा किया है कि बिहार विधानसभा में भी ई विधानसभा लागू होगा। विदित हो कि ई विधान प्रणाली के माध्यम से पेपरलेस विधानसभा का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले सभी प्रश्न उत्तरों के आदान प्रदान के साथ बजट भी प्रस्तुति ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। यानी कि इससे क्या होगा कि बजट जो भी है वो भी अब ऑनलाइन ही प्रस्तुत किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली की शुरुआत 4 अगस्त 2014 को की गई थी, जिससे राज्य को प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपया की बचत हो रही है। तो 2014 में हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ था, जिससे क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपया की बचत हो रही है। और विदित हो कि बिहार विधान परिषद 25 नवंबर 2021 को पूरी तरह से नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है, जिसके अंतर्गत पेपरलेस मोड में नेवा प्लेटफॉर्म पर ही शीतकालीन सत्र 2021 का आयोजन किया गया। तो नेवा का मतलब क्या हुआ? नेवा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेवा, NEVA का फुल फॉर्म है नेशनल विधान एप्लीकेशन। तो ये आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन प्रहार जो है ये अप्रैल 2022 में बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाला की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत 8,859 की गिरफ्तारी की है। तो ये शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ऑपरेशन प्रहार क्या है? तो बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ जो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए यह ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है और इसके तहत 8,859 को गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके तहत एंटी लीकर टास्क फोर्स यानी ALTF ने 1.59 लाख लीटर शराब की बरामद की है। सोच सकते हैं कितना बिहार में शराब बंद है, फिर भी इतना ज़्यादा। गौरतलब है कि बिहार महानिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मार्च 2022 में इसमें कुछ संशोधन किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसमें क्या क्या संशोधन किया गया प्रावधान है, देखिए। इस संशोधन के तहत अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि जुर्माना की रकम अदा कर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, विदित अगर कोई व्यक्ति शराब या फिर मादक द्रव्य के प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा है, यदि शराब की थोक बरामदगी किसी भी ऐसे अस्थायी परिसर से होती है जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता तो सरकार के आदेश से ऐसे परिसर को ध्वस्त किया जा सकता है। तो समझ गए कि ये कुछ जो है इसमें संशोधन करके इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट है बजट खर्च करने के मामले में बिहार। तो बजट खर्च जो बिहार राज्य सरकार का जो बजट आता है उसमें बजट खर्च करने में बिहार को देखिए। 12 अप्रैल 2022 को बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने कहा है कि वार्षिक बजट खर्च के मामले में बिहार नया कीर्तिमान रचते हुए एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देश का 6वां अग्रणी राज्य बन गया है। कैमा 6वां अग्रणी राज्य बन चुका है बिहार बजट में। जबकि सालाना बजट खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र सालाना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार से आगे हैं और ये सभी राज्य पहले से ही विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं। राज्य के जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 17% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पिछले साल की तुलना में राज्य जीएसटी कलेक्शन में 17% की वृद्धि हुई है और इसके अलावा निबंधन कर में 107%, ट्रांसपोर्ट कर और खान व भूतत्व कर में भी पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है। तो ये आपका बजट में था। अब देखिए बिहार में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। ये जो है 8 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर ही बिहार सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड अधिकारी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि 18 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया कि केंद्र सरकार की जो कि योजना है आयुष्मान योजना, उसी के तर्ज पे यानी कि उससे जुड़ा हुआ मतलब सेम उसके जैसा बिहार सरकार द्वारा भी राशन कार्ड धारी यानी जो राशन कार्ड जिन्हें मिला हुआ है उन परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। और इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि राज्य के 18 वर्ष से 59 वर्ष के लगभग 6 करोड़ लोगों को कोविड टीका का फ्री बूस्टर डोज लगाया जाएगा। राज्य के 55% परिवार आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं जिसमें 5 लाख तक की फ्री इलाज सुविधा उपलब्ध है। 55% लोग जो हैं आयुष्मान योजना से लाभार्थी हैं और बिहार में करीब 29% परिवार ऐसे हैं जिन्हें आयुष्मान योजना का फ़ायदा नहीं मिलता है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। आगे देखिए, आगे है बिहार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड। देखिए अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की कि यदि कोई बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। आर्थिक दंड यानी कि उससे पैसा लिया जाएगा, उसे जुर्माना में पैसा देना होगा और पहली बार पकड़े जाने पर यह दंड जो होगा 2000 से 5000 रुपया 1 माह के कारावास के रूप में होगी। यानी कि 2000 से 5000 रुपया का दंड देना होगा या 1 माह के कारावास के रूप में अगर पहली बार कोई पकड़ा जाता है तो, और यदि दोषी यह अपराध दोहराता है तो उसे 1 वर्ष के लिए कारावास में भेज दिया जाएगा। और बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है डेट। नेक्स्ट है बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य बना। बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य बना है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां महिला कमांडो की फौज तैयार की गई। महाराष्ट्र से ट्रेनिंग पूरी करने वाली इस महिला कमांडो टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा। तो
तो बिहार का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां महिला कमांडो की फौज तैयार की जा रही है और महाराष्ट्र से ट्रेनिंग पूरी करने वाली इस महिला कमांडो की टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए एक विशेष तौर पर गठित एजेंसी तैनात किया जाएगा। महिला कमांडो को आतंकियों, नक्सलियों से मुकाबला करने के साथ ही वीवीआईपी सुरक्षा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में शामिल स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। आतंकियों व नक्सलियों के मुकाबले करने के लिए इन्हें आतंक विरोधी दस्ते यानी एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ में भी शामिल किया जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है आपका योजना, परियोजना और पहल। इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोसी मेजी नदी लिंक परियोजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कोसी मेजी नदी लिंक परियोजना। ये जो है 25 मई 2022 को कोसी मेजी राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यानी कि 25 मई 2022 को कोसी मेजी राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और ये बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ों की योजना है। तो बिहार में पहली और देश में दूसरी, ठीक है, जो हर खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य करेगी और यह परियोजना पूरा होते ही पंजाब और हरियाणा के बाद अगली हरित क्रांति बिहार में होगी। यानी कि बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी परियोजना है ये कोसी मेजी परियोजना, जो कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेगी और ये परियोजना पूरा होते ही पंजाब हरियाणा के बाद अगली हरित क्रांति बिहार में होगी। और इस परियोजना में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है खर्च का वो 60:40 है। यानी कि 60 जो है वो केंद्र का है और 40 बिहार का है। कोसी मेजी एक अंतर्राष्ट्रीय लिंकिंग परियोजना है। कैसी परियोजना है? एक अंतर्राज्यीय है जिसका उद्देश्य उत्तरी बिहार में मानसून अवधि के दौरान राज्य को सिंचाई लाभ उपलब्ध कराकर बाढ़ और सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाना है, ठीक है। और इस परियोजना के डीपीआर के लिए 2,78,00,000 रुपये की प्रशासनिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे देखते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का डीपीआर 1962 में बना था। यानी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का डीपीआर 1962 में बना था और 1972 में इस पर काम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वो कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। दूसरा है आपका बांका जम्मू में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। कहाँ पे? बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये जो है 26 मई 2022 को बांका और जमुई में 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी ASGVN के साथ समझौता हुआ है। तो बांका में 75 और जम्मू में 126, तो देख सकते हैं टोटल मिला के 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना होगी, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ ये समझौता हुआ है। उसके बाद वर्तमान में बिहार में 130 मेगावाट की सोलर परियोजना पहले से संचालित है, जिसमें 23 करोड़ यूनिट सौर ऊर्जा प्रति वर्ष प्राप्त हो रही है और इन परियोजना को पूरा होते ही बिहार के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़कर कुल 830 मेगावाट हो जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की सहायता से लखीसराय जिले के कजारा में, कहाँ पे? लखीसराय जिले में के कजारा में 250 मेगावाट एवं भागलपुर जिले के पीरपैती में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना भी जल्द लगाई जाएगी। तो लखीसराय जिले के कजरा 250, भागलपुर के जिले पीरपैती में 200 मेगावाट के, जिसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम का भी अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित होगा।
आगे है, वर्तमान समय में कैमूर जिले में 1000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना का प्राथमिकता के आधार पर डिटेल में सर्वे करवाया जा रहा है। कहाँ पे? कैमूर जिले में। अब है आपका बेलवा डैम प्रोजेक्ट। बेलवा डैम प्रोजेक्ट ये क्या है? देखिए, ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2022 मई महीने में 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर जिले के निर्माणाधीन बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और इसे राज्य सरकार द्वारा मई 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई। बेलवा डैम प्रोजेक्ट को कब? 2016 में। बेलवा डैम शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में स्थित बागमती नदी पर निर्माणाधीन डैम है। यानी बेलवा डैम जो है वो शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में स्थित बागमती नदी पर निर्माणाधीन डैम है और इस प्रोजेक्ट की सहायता से बाढ़ की तबाही के कारण बनी बागमती नदी के पानी को डैम बनाकर खेतों तक पहुंचाने की योजना है। बेलवा डैम प्रोजेक्ट निर्माण कार्य का उद्देश्य हेड रेगुलेटर एवं तटबंध की सहायता से बाढ़ के समय हेड रेगुलेटर से अधिकतम 50,000 क्यूसेक जल प्रभावित कराकर बागमती नदी की पुरानी धारा को जीवित करते हुए इसमें चैनल का निर्माण कर इसे बूढ़ी गंडक नदी से जोड़े जाने की ये योजना है, बेलवा डैम प्रोजेक्ट। और इस डैम के पूर्ण होने के बाद शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले में 4.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ राहत मिलेगी। इसके दायरे में इन जिलों में 130 राजस्व गांव आते हैं। कितने? 130 राजस्व गांव आते हैं। अब है आपका निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना जो है ये अप्रैल 2022 में बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने का निर्देश दिए हैं। यानी निपुण बिहार योजना क्या है? ये अप्रैल 2022 में बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने, जोड़ घटाव, आयु सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में दक्ष बनाया जाएगा निपुण बिहार योजना के तहत। और केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति जो 2020 की थी, इसके तहत प्राथमिक कक्षा यानी मुख्य रूप से पहली से लेकर तीसरी कक्षा, ये प्राथमिक कक्षा हो गई, के विद्यार्थियों के मध्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु यह योजना प्रारंभ की गई, जिसे बिहार में निपुण बिहार योजना के नाम से जाना जा रहा है। अगला है आपका उड़ान अभियान। इस अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोर अवस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा उड़ान अभियान के तहत। और इस अभियान को महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य के 22 जिलों में लॉन्च किया है। उड़ान योजना को कितने जिलों में? 22 जिलों में। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। आगे देखिए, कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम जो है, यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? एक आर्थिक हल युवाओं पर बल, ये श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी सुनने व समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही संवाद कौशल व कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी दिया जा रहा है कुशल युवा कार्यक्रम के तहत। और इसमें पहला स्थान बेगूसराय का और दूसरा स्थान लखीसराय का है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कुशल युवा कार्यक्रम में किस जिले का पहला स्थान है? तो बेगूसराय पहले स्थान पे, लखीसराय दूसरे स्थान पे। आगे देखिए, जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना। जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना। इस योजना के तहत हर प्रखंड में राशन की दुकान चल रही जीविका कार्यकर्ताओं को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। जो राशन की दुकान चल रही है उसमें जीविका कार्यकर्ताओं को कम कीमत पर अच्छी सामान दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान, ये जो है समाज सुधार अभियान हुआ प्रारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा
22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया गया, जो 15 जनवरी 2022 तक चल रहा है। कब तक? 15 जनवरी 2022 तक चल रहा। यह उनकी 13वीं यात्रा थी, जिससे पहले वो 12 यात्रा कर चुके हैं। यानी ये 13वीं यात्रा थी और इससे पहले उन्होंने 12 यात्रा कर चुके थे। इसके दौरान नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज यानी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यानी मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान के तहत इसके दौरान नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना था। और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी में कमी आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 23 वर्ष में घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न, हत्या जैसे अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। आगे है जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के जिलों की रैंकिंग की गई है। इसमें देखिए टॉप 5 जिले हैं जल जीवन हरियाली योजना में। टॉप 5 जिले कौन है? देखिए, पहला है गया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जहानाबाद दूसरे स्थान पे है, औरंगाबाद तीसरे स्थान पे, नालंदा चौथे स्थान पे और बक्सर 5वें स्थान पे। तो ये देखें आप जल जीवन हरियाली योजना, इसमें 5 जिला टॉप स्थान पे है, जिसमें पहला स्थान किसका है? जल जीवन हरियाली में पहला स्थान गया का है, दूसरा जहानाबाद का, तीसरा औरंगाबाद, चौथा नालंदा और 5वां बक्सर का है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। इस श्रेणी में भारत के 8 राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम, इस 8 राज्यों को जो है वो रखा गया था, किसमें? संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। आगे देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये जो है योग्यताएं इसके लिए देखिए, इसमें बिहार का निवासी होना चाहिए, एक परिवार की 2 लड़कियों के ही आवेदन योग्य हो सकता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंधित हो यानी EWS हो, लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होने चाहिए और उनको प्रोत्साहन की राशि जो इंटर कर चुकी है उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा और जो स्नातक कर चुकी हैं उन्हें 50,000 दिया जाएगा। तो ये सारे कंडीशन को जो फॉलो करेंगे उन्हें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। दूसरा उसके बाद है आपका किशोरी सशक्तिकरण योजना। किशोरी सशक्तिकरण योजना जो है इसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई, जो ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया और योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो गया, इस सभी योजनाओं से जोड़कर ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। ये किशोर सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य है। अगला है आपका बाल हृदय योजना में संशोधन। बाल हृदय योजना, इसमें संशोधन क्या हुआ है? देखिए, इलाज हेतु बच्चे के साथ जाने वाले तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों को जाने की अनुमति है। बाल हृदय योजना में संशोधन करके ये बताया गया है और इस योजना का आरंभ जो है वो 7 निश्चय 2 जो था उसके तहत किया गया, जिसमें कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त में इलाज का प्रावधान है। बाल हृदय योजना का ये बाल हृदय योजना इसी के लिए था, जो बच्चे जन्म लेते समय इनके हृदय में छेद होता है उनके लिए ये योजना है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार में जो बेरोजगारी युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए, किसके लिए? बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। इस योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान है
और 10 लाख में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। यानी 10 लाख में उन्हें 5 लाख तो उन्हें दे दिया जाएगा जो उन्हें वापस नहीं करना होगा, और 5 लाख जो है उन्हें वापस करना होगा, वो भी बिना कोई इंटरेस्ट के नहीं। 1% उसमें जो है इंटरेस्ट लिया जाएगा। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण अदाई की जाएगी। यानी कि वो 5 लाख जो होगा उसका 1% इंटरेस्ट लिया जाएगा, उसे 84 किस्त में ऋण देनी होगी। नेक्स्ट है आपका बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए योग्यता जो है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिनमें एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, ठीक है, तो उन्हें 1500 रुपया, जो 18 वर्ष से नीचे के हैं उन्हें दिया जाएगा 1500 रुपया 18 वर्ष होने तक। और वैसे अनाथ बच्चे या फिर बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं हैं उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी, और ऐसे अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा, और योजना का भुगतान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत अदा की जाएगी। ठीक है। अगला है आपका स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो है ये केंद्र की स्वामित्व योजना बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई। देखिए जिसका डेट इंपॉर्टेंट है उसे हम अंडरलाइन कर देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। स्वामित्व योजना का डेट इंपॉर्टेंट है, ये 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना, और इसके तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना, ग्रामीण द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने के का मार्ग प्रशस्त करना, ये इसका उद्देश्य है। अब है आपका प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर सभी लोग समझ गए होंगे। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधित ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। प्रीपेड मीटर जैसे कि मोबाइल में आप लोग रिचार्ज करते हैं, तब तक रिचार्ज रहता है, बात होती है, रिचार्ज खत्म बात खत्म, वैसे ही इसका भी है। ठीक है, सभी लोग जानते ही होंगे, बस ऐसे ही बता दिए हम। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगी होगी। और यहाँ पे जो है 1110 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना को अगले 42 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 42 वर्ष नहीं, 42 महीने में, है ना। इसका जो कितने रुपए की लागत है, तो इसमें 1110 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है, और इसे 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल क्या है इसका नाम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो ये सभी ने मिलके इसके साथ समझौता किया है, और सभी मिलके जो है प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य को पूरा करेंगे 42 महीनों में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3% छूट दी जाएगी, और किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेगी। ठीक है। अब आगे है आपका प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ये क्या है इसे समझते हैं। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट जो है इसे अक्टूबर 2021 में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठबंधन को मंजूरी प्रदान की, और बिहार में दवाओं की कालाबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूल पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा, तथा राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। यानी कि जो भी दवाई वगैरह हम लोग खरीदने जाते हैं, तो जो दवा का दाम अगर 2 रुपया होता है, उस दवा का दाम हम लोगों से 5 रुपया लिया जाता है। बहुत सारी दवा ऐसी होती है जो ओरिजिनल दवा नहीं दी जाती है। तो इस सभी से बचने के लिए जो है इसे प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के ये जो है इसे शुरू किया गया है। और देखिए आगे क्या है, इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण कराने की होगी। और इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वां राज्य बना।
इससे पूर्व जो है उत्तर प्रदेश कर चुका है, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इस तरह की यूनिट का गठन किया जा चुका है। ठीक है, और बिहार का 16वां स्थान है, मतलब 16वां राज्य बिहार बना। अब है आपका गंगा जल उद्देह योजना। ये जो है गंगा जल उदय योजना, ये 16 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल उदय योजना के कार्य की समीक्षा की गई। विदित हो कि गंगा जल उदय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। कब तक? 2022 के मार्च महीने तक। जल वितरण का कार्य जून 2022 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो गंगा जल उदय योजना आप समझ गए होंगे। आगे आता है गंगा डॉल्फिन की गणना। गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। क्यों? देखिए, 5 अक्टूबर 2021 को डॉल्फिन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इस दिवस के अवसर पर भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कहा गया कि गया के विक्रमशिला गंगेक डॉल्फिन अभ्यारण्य को विश्व स्तरीय किया जाए। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को संपादित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया जाएगा। और गंगा डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिकों, वन विभागों, गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और पहला डॉल्फिन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार के पटना में किया गया है, सभी लोगों को पता होगा। गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया। IUCN क्या करता है? जो भी लुप्त प्राय चीज़ होती है उसे इस लिस्ट में रखा जाता है, ताकि उसे विशेष ध्यान दिया जाए। अगला है मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना का लॉन्च। ये देखिए, उद्यमी योजना बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 18 जून 2021 को बिहार सरकार ने युवा एवं महिला उद्यमी योजना को लागू किया। और इससे पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी इससे पहले। और नए उद्योग लगाने के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान की राशि होगी और बाकी रकम 1% ब्याज 84 किस्तों में चुकानी होगी। सेम ऐसी योजना आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ऐसी योजना देखे थे हम पीछे। अब आता है आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित। अर्थव्यवस्था में सबसे पहले देखिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है? देखिए, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लागू होने के बाद 28 अक्टूबर 2021 तक 2327 यूनिट लगाए जा चुके हैं। कितने? राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लागू होने के बाद 28 अक्टूबर 2021 तक 2327 यूनिट लगाए जा चुके हैं। और स्थापित होने वाली यूनिटों में सर्वाधिक निवेश 38% जो है, यानी सबसे ज़्यादा, और सर्वाधिक कारखाने 150 केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगे हैं। ठीक है, अब है आपका 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा फूड फेयर, 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। ज्ञान भवन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना, ज्ञान भवन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना जो बिहार में है, इसमें 5वीं बार इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। और इस मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। अब आता है आपका बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित। ये क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा औरंगाबाद, सासाराम और गया जिले में 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किया गया। और औरंगाबाद, गया में पोटास तथा सासाराम में निकेल का भंडार है। औरंगाबाद, गया में पोटास का और सासाराम में निकेल का भंडार है। ये देखते हैं। अब है बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। बिहार में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है।
जो एक बड़ी चिंता का कारण बना है। और बिहार में शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी से ज़्यादा है। ग्रामीण बेरोजगारी 9% है, तो वहीं शहरी बेरोजगारी 16.9% है। तो ग्रामीण 9% और शहरी 16.9%। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा वर्ग है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सूबों में पिछड़ा और अति पिछड़ा निदेशालय के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। किसने? नीति आयोग ने। अब आता है आपका मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड स्थान। बिहार ने 7 जिलों में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और पूर्व में यह रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम था, जो अब बिहार बना चुका है। विश्व का सबसे अधिक मक्का का उत्पादन यूएसए करता था। इसके बाद चीन और ब्राज़ील का स्थान आता था। भारत में सर्वाधिक मक्का उपजाऊ राज्य कर्नाटक है और दूसरे और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश है भारत में। अब आता है बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा। 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा की जो मानसून सत्र चल रही थी उसके अंतिम दिन सदन में सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार बिहार वित्त वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। और ये रिपोर्ट जो है 31 मार्च 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपये बढ़कर 29,827 करोड़ रुपया हो गया है। यही नहीं, राज्य को 2004-05 के बाद पहली बार 11,305 करोड़ रुपया अधिक राजस्व घाटा हुआ है। ये पहली बार हुआ है। अब देखिए बिहार इन्वेस्टर समिट 2022, ये 12 मई 2022 को बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया गया। बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। और इस समिट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा किया गया था। चलिए अब उप मुख्यमंत्री की बात आ गई तो हम बताते हैं वर्तमान में अभी उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो अभी फिर से शपथ लिए हैं, पुनः शपथ ग्रहण किए हैं, नीतीश कुमार कैमी बार शपथ ग्रहण किए हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब न्यूज़ जो है अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, सभी लोगों को पता होगा, इसलिए मैंने बिना बताए इसका आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे देखिए इस समिट में देश के प्रमुख 110 कंपनियों ने भाग लिया। कितने? 110 कंपनी ने। और बिहार राज्य में निवेश की इच्छा जताई। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल निर्माण, एफएमजीसी, टेक्नोलॉजी और पर्यटन क्षेत्र की जुड़ी कंपनियां शामिल है। निवेशकों को आकर्षित करने व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस समिट को देश के अन्य प्रमुख शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। और अंतिम समिट का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में होगा। अब आते हैं हम लोग विधि एवं न्याय से संबंधित। अर्थव्यवस्था आपका समाप्त होता है। अब है देखिए बिहार में लोहार जाति से छीना अनुसूचित जनजाति का दर्जा। बिहार में जो लोहार जाति थे उनसे पहले उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। तो देखते हैं उन्हें क्या किया गया। 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदेश जारी कर लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा वापस ले लिया। बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति को 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 2016 में। और सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य मामलों में 21 फरवरी 2022 को अपने फैसले में राज्य सरकार के वर्ष 2016 के आदेश को निरस्त कर दिया। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अनुच्छेद 366-25 के अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय के
कुछ हिस्सों या फिर समूहों के रूप में परिभाषित किया गया, जिन्हें इस संविधान की प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। 342 के तहत। अब आता है बिहार मद निषेध एवं उत्पाद नियमावली 2021। ये क्या है देखिए, बिहार कैबिनेट ने 22 सितंबर 2021 को बिहार मद निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दी थी। किसने? बिहार कैबिनेट ने। बिहार में पूर्ण मद निषेध लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू है और इस कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने पर पहली बार अपराध के लिए जमानत देने की धारा 436 का प्रावधान प्रभावी होगा और राज्य से होकर दूसरे राज्य जाने वाले शराब या फिर दूसरे मादक द्रव्य से लदे वाहनों को निर्धारित चेक पोस्ट से बिहार में प्रवेश करने पर 24 घंटे के अंदर ही राज्य से बाहर जाना होगा। ठीक है। उसके बाद है अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधियों 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी। यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण या बोतलबंदी भंडारण, बिक्री या आयात निर्यात किया जाता है तो ऐसे पूरे परिसर को सील किया जाएगा। बिहार मद निषेध और उत्पादन नियमावली 2021 लागू होने से मद निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने में आसानी और कई तरह की वैधानिक कठिनाइयां दूर हो जाएगी। तो ये आपका शराब से संबंधित फिर से थी। अब हम आते हैं बिहार कैबिनेट की प्रमुख प्रस्ताव। 16 जुलाई 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 1.5 दर्जन प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। 1.5 दर्जन प्रस्ताव क्या है देखिए, इसका प्रमुख प्रस्ताव क्या था? पंचायत राज विभाग की योजनाओं से प्रखंड स्तर पर वीडियो और जिला स्तर पर डीडीसीओ को अधिकार मुक्त। दूसरा था इनके जगह प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारियों का पद का सृजन। तीसरा, पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में वीडियो की जगह अब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। चौथा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत, एक पीएचसी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। और कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम को स्वीकृति। उसके बाद है अधिकतम सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर मोहर। ये सभी जो है आपका प्रस्ताव है बिहार कैबिनेट की प्रमुख प्रस्ताव के तहत। अब आता है आपका अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा से संबंधित। सबसे पहले जेपी गंगा पथ। ये जेपी गंगा पथ क्या है? तो 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का उद्घाटन किया है। काफ़ी जेपी मरीन के बारे में आप काफ़ी सुन रहे होंगे। और ये रोड दीघा घाट से दीदारगंज घाट जो 20.5 किलोमीटर लंबा और लागत इसकी 3831 करोड़ रुपए की है। ये जो है आपका दीघा घाट के दीदारगंज घाट तक बनाया गया है और इसका नाम है मरीन ड्राइव, है ना। और इस सड़क को 4 फेज में तैयार किया जा रहा है। पहले फेज में पटना के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे पथ का काम पूरा हो गया, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। अब अगला आता है आपका गांधी सेतु। गांधी सेतु 7 जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। और ये देश में 35 साल तक सबसे लंबा पुल रहा है जो 5 साल बाद बनकर तैयार हुआ। इसे सीमेंट के जगह स्टील से बनाया गया है। ये सेतु देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है जो 5.6 किलोमीटर लंबा है। अब आता है बिहार में 6 रोपवे। ये देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में निर्माणाधीन 6वें रोपवे जो गया के प्रतिशिला पर्वत, डुनगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद का बनावार पर्वत, कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ किला का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विदित हो कि इसके साथ ही गया के डुनेगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी पर भगवान विष्णु की विशाल काया की प्रतिमा लगाई जाएगी। अब आता है आपका बिहार का 6 मॉडल टाउन। बिहार के 6 मॉडल टाउन। 28 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने जो बजट पेश की थी 2022-23 की, उसमें बिहार ने
6 शहर को मॉडल टाउन बनाने की घोषणा की है, जिसमें आपका आ जाता है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। ये छः जो जिला हैं इसे मॉडल टाउन बना 6 जो शहर हैं बिहार के उसे मॉडल टाउन बनाने की घोषणा की गई है। अब आता है नेक्स्ट आपका रबर डैम। बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के निर्माणाधीन रबर डैम के अगस्त का निर्माण होने की उम्मीद है, अगस्त में, है ना, जिसके निर्माण से फल्गु नदी में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। साथ ही गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोधगया, राजगीर, नवादा में पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। अब आता है आपका शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की जो सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोधगया के बिहार में किया जा रहा है। इस प्रतिमा की लंबाई कितनी है? 100 फीट, ऊंचाई 30 फीट है। इसकी नींव 2019 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा रखी गई थी और इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। इसके बनाने वाले कौन है? मिंटू पॉल हैं, जो इसे बना रहे हैं, मिंटू पॉल उनका नाम है। उसके बाद देखिए, बिहार में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने राज्य के प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी दी है। किसने? बिहार सरकार ने। और इसकी स्थापना राज्य के बिहटा में की जाएगी। कहाँ पे? राज्य की बिहटा में। ये राज्य में दमकल कर्मियों के क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होगा और इससे पूर्व राज्य में ऐसी सुविधाएं न होने के कारण दमकल कर्मियों को ट्रेनिंग हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। अब आता है आपका पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। उत्तर एवं दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे लंबाई 205 किलोमीटर है, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए। औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। कहाँ से? औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। और बिहार के किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचना संभव है। अब आते हैं जैविक कॉरिडोर की घोषणा। जैविक कॉरिडोर की घोषणा, ये जो बिहार के गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके कुल 13 जिलों को शामिल किया जाएगा। कितने? 13 जिलों को। और इस योजनाओं में किसान को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाएगी। अब आता है आपका बौद्ध और जैन सर्किट। बौद्ध और जैन सर्किट ये क्या है? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है। बस का परिचालन पटना से राजगीर होते हुए बोधगया तक किया जाएगा। तो जो बौद्ध और जैन, यानी ये जो देखिए समझ गए, तीर्थ स्थल जो है बौद्ध और जैन से संबंधित, उसके लिए बस चलाई जाएगी जो इलेक्ट्रिक बस होगी, ठीक है। और ये पटना से स्टार्ट होगी। अब है बांका के मांदर में बिहार का दूसरा रोपवे शुरू। ये क्या है? तो 21 सितंबर 2021 को पूर्वी बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल मांदर में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसके साथ ही करीब 18 एकड़ में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क का भी शिलान्यास किया गया। राजगीर के बाद बांका में यह राज्य दूसरा रोपवे है। राजगीर के बाद बांका का यह दूसरा रोपवे है। अब आता है आपका 7700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या है? उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सड़क, जो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। बनने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दिया है। किसने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और औरंगाबाद के आमस GT रोड से दरभंगा के जयनगर के बीच बनने वाली करीब 189 किलोमीटर लंबी सड़क बिहार के तीनों एयरपोर्ट जैसे गया, पटना और दरभंगा के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और सड़क निर्माण का कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अब आता है बिहार में तैरता बिजली घर। ये क्या है? बिहार में तैरता बिजली घर। ये देखिए, बिहार के दरभंगा और सुपौल में तालाब के ऊपर तैरता बिजली घर बनाया जा रहा है। दोनों ही शहरों पर बन रहे बिजली घरों को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है और दोनों ही बिजली घरों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत बनाया जा रहा है।
जिनमें से 2 मेगावाट से अधिक सोलर बिजली उत्पादन होगा। कितना? 2 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन होगा। और बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी इस परियोजना पर कार्य कर रही है। अब आता है आपका, पटना में बनेगा विश्व का चौथा पावर म्यूजियम। पटना के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में वर्ष 2023 तक विश्व का चौथा और देश का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होगा। बिहार के कहाँ? पटना के करबिगहिया में। और ये म्यूजियम कॉम्प्लेक्स लगभग 5.5 एकड़ में बनेगा और इसका निर्माण बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कराएगी। निर्माण की जिम्मेदारी रेडिको कंसल्टेंट्स को दी गई है और ये जो है 6 मेगावाट उत्पादन करने वाले इस पावर स्टेशन को 1984 में बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया था। अब आता है ऐतिहासिक लुक में दिखेगा दरभंगा रेलवे स्टेशन। देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन जल्द ही पुरानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना जैसे रेलवे स्टेशनों के तर्ज पर ऐतिहासिक लुक में दिखेगा। रेलवे दरभंगा जंक्शन स्टेशन के भवन को भारत का सबसे खूबसूरत महलों में से एक दरभंगा राज लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का दर्ज पर बनाया जा रहा है। और लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस वर्ष 1890 में बनकर तैयार हुआ था। कब? 1890 में। और इसे बनाने में 12 साल लगे थे। इसकी डिजाइन मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट मेजरमेंट ने बनाई थी। फिलहाल यह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। अब आता है आपका, कटिहार में बनेगा सुपर ग्रिड। 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा बिहार। ये क्या है भाई? तो ये कटिहार में 765 केवी उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनेगा। कटिहार में 765 केवी का। और केंद्र ने हरी झंडी से देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया है। और इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन भी बनेगी जिससे 800 मेगावाट बिजली दी जाएगी। निर्माण के बाद उत्तर बिहार की ट्रांसमिशन क्षमता बेहतर हो जाएगी और पूर्वोत्तर से बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 4300 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट की पूरी राशि केंद्र वहन करेगा। बांग्लादेश से बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ने के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो 3 देशों से सीधे जुड़ेगा। बिहार। अब आता है आपका, देश में पहली बार राजगीर व बोधगया में 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति जून 2023 में मिलेगी सुविधा। ये क्या है इसे देखते हैं। ये बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां 2 महत्वपूर्ण शहर, एक राजगीर और एक बोधगया में 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति होगी। और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह घोषणा की कि उन्होंने कहा कि अभी देश में किसी शहर में 24 घंटे हरित से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। राजगीर और बोधगया में 24 घंटे हरित ऊर्जा से बिजली दी जाएगी। इसके अलावा पटना के कुछ खास हिस्सों में भी हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति होगी। अब आता है आपका, विज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण। क्या है? बिहार में अब सभी राशन कार्ड धारियों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। ये क्या है? देखिए, ये जो 8 जुलाई 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सक अस्पताल के लिए आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त में इलाज सुविधा की घोषणा की। किसने? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 66 चिकित्सा व 5 अस्पतालों को सम्मानित किया गया। यानी 66 चिकित्सकों यानी डॉक्टर को और 5 अस्पताल को इसमें प्रदर्शन अच्छे के लिए इसको सम्मानित किया गया। और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा के फलस्वरूप बिहार की 9 करोड़ आबादी को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक के कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर किया जाएगा। आगे देखते। देखिए, नेक्स्ट है आपका एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल क्या है? ये 22 अप्रैल 2022 को बिहार के मुंगेर में शाह जुबैर माध्यमिक विद्यालय घोरघट में एल्बेंडाजोल दवा खाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए थे। ठीक है। और ये जो है एल्बेंडाजोल कृमि मुक्ति की एक विश्व स्तरीय दवा है। कृमि मुक्ति की विश्व स्तरीय दवा है जिसका उपयोग 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में शुरू किया गया था। कब? 2015 को, जो प्रति वर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में। उसके बाद है अगला आपका काउंटर ड्रोन सिस्टम। काउंटर ड्रोन सिस्टम ये जो है अप्रैल 2022 में आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम का विकास किया। किसने? आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने, अप्रैल 2022 में। और ये सिस्टम सुरक्षा एजेंसियों को अनाधिकृत तरीके से उड़ रहे ड्रोनों को ट्रैक करने में सहायक होगा। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को इन ड्रोनों को ज़मीन पर उतारने में भी सहायक होगा। तो ये सिस्टम सुरक्षा एजेंसियों को अनधिकृत तरीके से उड़ रहे ड्रोनों को ट्रैक करने में हेल्प करेगा और साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियों को इन ड्रोनों को ज़मीन पर उतारने में सहायक भी होगा। अगला है आपका ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ट्रिपल ड्रग थेरेपी ये जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी यानी आईडीए की शुरुआत करने की योजना है। ये बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा। 3 जिले में, एक औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा। 3 जिला कौन कौन? औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा। नेक्स्ट है आपका टीबी प्रिवेंटेड ट्रीटमेंट योजना। बिहार के 11 जिलों में प्रारंभ हुआ टीबी प्रिवेंटेड ट्रीटमेंट योजना, जिसमें 11 जिला कौन कौन था? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सारण, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर और वैशाली। ये वो 11 जिला हैं जहाँ पे टीबी प्रिवेंटेड ट्रीटमेंट योजना शुरू हुआ। और 2000 देखिए नोट में दिया है कि 2025 तक बिहार को टीबी को जड़ से समाप्त करना है। 2025 तक, तो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का। अब आइए डिजिटल हेल्थ कार्ड। ये बिहार सरकार ने राज्य की 12.90 करोड़ की आबादी को डिजिटल हेल्थ केयर कार्ड देने की योजना बनाई। किसने? बिहार सरकार ने। और आधार कार्ड के तर्ज पर ये होगा, जैसा आधार कार्ड होता है उसी के तौर पे आपका हेल्थ कार्ड भी होगा। और ये बनाने वाला यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड है। कौन सा है? आधार कार्ड के तर्ज पर बनाने वाला यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड इसका नाम होगा। और इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और डॉक्टर या अस्पताल कंप्यूटर पर एक बार क्लिक कर जरिए उस रोगी का सारा इतिहास जान सकेंगे। डिजिटल हेल्थ कार्ड में व्यक्ति का मोबाइल एवं आधार नंबर भी रहेगा। इन दोनों नंबरों के आधार पर यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा। और कार्ड मिलने के बाद मरीज को अपने पुराने इलाज के लंबे चौड़े पुर्जों के साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अब आते हैं आपका स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी, SMA। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका स्पाइन मस्कुलर एट्रोट्रॉफी। ये जो है 10 माह का बच्चा आयांश, रोहतांग बिहार, ये आयांश का नाम सुने होंगे। यह एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित देश का तीसरा एवं बिहार का पहला बच्चा था। कौन? आयांश। और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देता है और शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है। और इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेडी-रोबोट। मेडी-रोबोट क्या है? तो BIT इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने मेडी-रोबोट का आविष्कार किया है। इससे डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए सहायता मिलेगी। तो मेडी-रोबोट BIT इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने इसे आविष्कार किया है। अब आइए आपका है दरभंगा, बक्सर और भागलपुर के बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज फिर होंगे शुरू। बिहार में बंद पड़े दरभंगा, बक्सर, भागलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। और इस बाबत विभाग के प्रधान सचिव व आयुष निदेशालय के DED को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल पटना में आयोजित CME के उद्घाटन के अवसर पर कही थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में 27 वर्ष बाद 3270 आयुर्वेदिक चिकित्सा की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3270। अब है टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च। ये क्या है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2021 को एक अने मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका अभियान का शुभारंभ किया।
और इस अभियान के आरंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को लॉन्च किया। तो ये कोरोना गीत था जो टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च किया था बिहार सरकार ने। अब है आपका पटना मौसम विज्ञान केंद्र को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। ये क्या है? तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। किसने? जिनेवा ने। जिसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहरों के क्लब में शामिल हो गया। पटना मौसम वेधशाला 1867 ईस्वी में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा? 1867 में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा इसे स्थापित की गई थी। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में रामबाबू को पहला टीका। ये क्या है? तो कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया और बिहार में 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में IGMS में संस्थागण के सफाई कर्मी रामबाबू को पहला टीका लगाया गया और इसके बाद टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया और दूसरा टीका एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को लगाया गया। अब आता है आपका पटना में पराली और भूसी से बना इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल। ये क्या है? पटना में पराली और भूसी से बना इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में श्रुति को एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया गया। 30 साल से कम उम्र के कैटेगरी के श्रुति को इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान मिला। श्रुति ने पराली और धान की भूसी से कोविड अस्पताल तैयार किया। वो इको फ्रेंडली के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी है। पटना से सटे फतुहा के मसाड़ी गांव में श्रुति का यह प्रयोग डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में खड़ा है और इस अस्पताल में 50 बेड की क्षमता है। ठीक है, अब आते हैं हम हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप के बारे में देखते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने 17 मई 2021 को IIT कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इस ऐप को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन से तैयार किया गया और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में कोविड पॉजिटिव वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये हिट कोविड ऐप देखिए हिट ही लिखा हुआ है, IIT नहीं लिखा हुआ है, हिट कोविड लिखा हुआ है। एक्चुअली ये PDF का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, इसके लिए सॉरी। देखिए हिट लिखा हुआ है, ठीक है, HIT हिट कोविड ऐप। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने 17 मई 2021 को हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। किसने? बिहार सरकार ने। और हिट कोविड ऐप जो है ये बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जो राज्य भर में कोविड पॉजिटिव मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये हिट कोविड ऐप का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। तो भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता ज्ञापन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण यानी NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग ML के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है और ये अपने अकादमिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे कि 5 वर्ष से प्रचारित किया जा रहा है। और इस साझेदारी में IIT पटना के छात्रों और स्कॉलर के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। यह संकाय सदस्यों को विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करने के अवसर भी प्रदान करेगा और IIT पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप या फिर मेंटरशिप के अवसरों आदि के आयोजन जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। और ये समझौता ज्ञापन का उद्देश्य और शिक्षा के बीच में दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करना
और अनुसंधान को नई परियोजनाओं में बदलने तथा पारिस्थितिक तंत्र ड्राइव में मदद करेगा, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। तो ये फ्लिपकार्ट के साथ किसने समझौता किया है? ये फ्लिपकार्ट और IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता हुआ है। अब आते हैं हम बिहार की पहली एडवांस ड्रामा लाइफ स्पोर्ट लैब में। ये पटना में बिहार राज्य की पहली एडवांस ड्रामा लाइफ स्पोर्ट लैब का निर्माण IGMS में किया गया है और लैब के बने जाने के बाद ड्रामा केस में पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर मरीजों की जान बचा सकेंगे। लैब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर IGMS ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे डॉक्टर को भी ड्रामा केस में मरीज की जान बचाने का उपाय करें, इसकी ट्रेनिंग देंगे। उन्हें देश व दुनिया में ड्रामा केस में इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी व इलाज की जानकारी देंगे। उन्हें समय समय पर अप टू डेट जानकारियाँ देंगे। लैब ड्रामा केस में मरीजों को कम से कम नुकसान पहुँचे और जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, इसके उपायों पर भी काम करेगी। लैब में ज़रूरी रिसर्च व स्टडी का भी काम होगा। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। देखिए, बिहार में वज्रपात को बढ़ावा प्रकोप, ये क्या है? तो बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप। जुलाई 2022 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक अध्ययन में बताया गया है कि बिहार में प्रकृति आपदाओं में वज्रपात सबसे ज़्यादा घातक होता जा रहा है। कहाँ पे? बिहार में, जिसके चलते पिछले 6 वर्ष में लगभग 2000 लोगों की जान जा चुकी है। वज्रपात के लिहाज से जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा, रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। हालांकि इस बार 3 जिला पटना, गया, औरंगाबाद को सबसे ज़्यादा सतर्क किया गया है ये वज्रपात का बढ़ता प्रकोप से। ठीक है, तो ये कुछ जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वज्रपात। अब है बिहार की पक्षी जनगणना 2022। बिहार में पक्षी गणना 2022। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए, पहली बार 2022 के मई में, जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 में की गई थी। ये गणना बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्थान के सहयोग से करवाई गई। किसके सहयोग से? तो बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से करवाई गई। और इस गणना के अनुसार बिहार राज्य के 68 जलाशयों में पक्षियों के 202 प्रजाति पाई गई। कितने? 202 प्रजाति पक्षियों की पाई गई। और इन पक्षियों की कुल संख्या लगभग 45,173 है। पक्षियों की 202 प्रजाति में 80 प्रजाति जो है वो जलीय पक्षियों की हैं, जिनमें लेसर, हिलिंग, डक, एशियन ओपन विल्ड स्टॉक, लिटिल कॉम्प्रेट एवं कॉमन गुट गढ़वाल आदि ये सभी प्रजाति शामिल हैं। और इसी पक्षी गणना के अनुसार जलीय पक्षियों का वितरण निम्न प्रकार से होता है, जिसमें आपका गोगाबिल झील है 4973, इंद्रापुरी बैराज 2641, नागा नकटी डैम 2430 और कुलमहादेव डैम को मात्र 3, जबकि सीता डैम में 24 पक्षी मिले हैं। तो गोगाबिल में सबसे ज़्यादा, फिर इंद्रापुरी बैराज में, फिर नागा नकटी डैम में, फिर कुलमहादेव डैम में, और जबकि सीता डैम में मात्र 24 पक्षी मिले हैं। अब हम बात करते हैं बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर का उद्घाटन।